जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस स्ट्रीम में। चलिए इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं उसको जो है सभी को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए यहाँ पे कोई भी धातु है ना, उसको जलने के लिए जो है उसको जो है वायु के संपर्क में लाया जाता है, ठीक ना। कोई भी धातु जो है उसको जलने के लिए जो है वायु के संपर्क में लाते हैं तभी वह धातु आसानी से जल जाता है, ठीक ना, जल पाता है। देखिए कि मैग्नीशियम जो है एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। इसे संग्रहित करते समय यह जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है ताकि इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एक परत बन सके। और इससे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जो है वह क्या होती है, अस्थायी होती है, ठीक। और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की अधिक अभिक्रिया को रोकती है, ठीक। और इससे मैग्नीशियम रिबन की इस परत को हटाने के लिए इसे रेत कागज से साफ किया जाता है, ठीक, जिससे कि वह जो है धातु को वायु के संपर्क में ला जा सके, ठीक ना। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन इसको जो है यहाँ पे जला रहा है, ठीक। इसको यहाँ पे साफ कर रहा है, ठीक, ताकि वायु की उपस्थिति में यानी वायु के संपर्क में लाया जा सके, ठीक। चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक। इस यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पे था, ठीक। दूसरा क्वेश्चन यहाँ है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, ठीक ना। पहला नंबर अगर देखें यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक ना। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है H2 है प्लस Cl2 अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा 2HCl, ठीक ना। दूसरा समीकरण यहाँ पे है बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक। उसका भी यहाँ पे समीकरण लिख दिए 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3, ठीक। यहाँ पे बनेगा 3BaSO4, ठीक, और फिर 2AlCl3 यहाँ पे बनेगा, ठीक ना। उसी तरह तीसरा का भी यहाँ पे समीकरण नीचे दिया है, तो यहाँ पे समीकरण लिखने बोल रहा है संतुलित रस, यहाँ पे समीकरण लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है ना। चलिए यहाँ पे ये जो है सोडियम जो है ना, यहाँ पे सोडियम और जल यहाँ पे है ना, यहाँ पे इसको अभिक्रिया करेंगे हाइड्रोजन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे जो है पहले यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोजन को, पहले ई जो है अभिक्रिया यहाँ पे डैश होगा, ठीक ना, ये प्लस में होगा, ठीक, ये मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, H2 यहाँ होगा, ठीक। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, चलिए इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ जो है संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक। तो पहला यहाँ पे दिया है बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का जल विलयन तथा अघुलनशील अघुलनशील बेरियम बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो इसका जो है यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक ना। पहला क्या बोला है, बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, BaCl2 BaCl2। और यहाँ पे बोला है बेरियम क्लोराइड को यहाँ पे लिख लिए, ठीक ना। दूसरा क्या बोला है सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक, तो सूत्र होता है Na2SO4, ठीक, N है यहाँ पे, ठीक ना, Na2SO4, ठीक। जब इन दोनों से अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे बनेगा, ठीक, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक ना। और क्या बनता है सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनता है। तो बेरियम सल्फेट को ले लेते हैं BaSO4, ठीक, प्लस NaCl, ठीक ना, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे जो है दो गो सोडियम है ना। देखिए यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे कर्सर यहाँ पे छोटा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे सोडियम क्या है, दो गो है, ठीक ना। यहाँ पे जो है सोडियम जो है एक ही है, यहाँ पे क्लोराइड जो है यहाँ पे दो गो है, यहाँ पे क्लोराइड एक है, तो यहाँ पे अगर मैं दो से गुना कर देंगे तो यह जो है बराबर हो जाएगा ना, यानी दो गो सोडियम हो जाएगा दो गो क्लोराइड, तो यहाँ जो है समीकरण संतुलित समीकरण हो गया है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक ना। उसी तरह दूसरा का भी लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH, ठीक, NaOH, ठीक, NaOH। इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का जल विलयन,
ठीक, जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसको बोलते हैं? HCl, ठीक ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। यहाँ पे जो है जल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाएगा, इससे अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का NaCl और फिर प्लस जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल, H2O, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है सोडियम एगो है, तो यहाँ भी सोडियम एगो है, क्लोराइड क्लोरीन जो है यहाँ पे एक है, तो यहाँ भी एक है, और H यहाँ पे 2 गो है, तो H2 लिख दिए, और ऑक्सीजन एक है, तो ऑक्सीजन। यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 3 नंबर जो है यहाँ पे बहुत ही आसान तरीकों से हम लोग सोल्व कर चुके हैं, ठीक ना। यहाँ पे जो है सोल्व पहले से किया हुआ, देखिए यहाँ पे, ठीक उसी तरह हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक ना। इसको इस पेज में लिखा, अभिक्रिया इधर से होगी, ठीक ना, इधर से होगा। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन चलते हैं कि किसी पदार्थ का जो है नाम क्या है? एक्स है, ठीक ना। तो इसको जो है विलयन एक्स के विलयन का उपयोग जो है यह सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो उस पदार्थ का नाम लिखिए, ठीक ना। तो यहाँ पे है उस पदार्थ का नाम जो है कैल्शियम होगा, जो एक्स के जगह यहाँ पे जो है कोई पदार्थ है तो उसका नाम क्या है? कैल्शियम है। इसका सूत्र CaO होता है, ठीक ना, कैल्शियम ऑक्साइड है इसका, ठीक ना, जिसका नाम यहाँ पे एक्स के जगह यहाँ पे डालना था, तो उसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, और यहाँ पे इसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम। और ऊपर लिखे गए पदार्थ जल के साथ अभिक्रिया लिखे, ठीक ना। यहाँ पे जो है ऊपर में जो पदार्थ है उसको जल के साथ अभिक्रिया लिखना है, ठीक ना। कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड लिया है ना यहाँ पे दूसरा नंबर, तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने, ठीक, कैल्शियम बुझे हुए चूने का कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। चलिए यहाँ पे समीकरण लिख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बोला है तो CaO होगा, ठीक ना, CaO, फिर प्लस जल के साथ तो H2O, अभिक्रिया करके फिर सूक्ष्म बुझा हुआ चूना, ठीक ना, CaOH2, ठीक, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना, इसका निर्माण यहाँ पे करता है, ठीक ना। चलिए चलिए अगला यहाँ पे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलिए कि जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया देते हैं या फिर डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ठीक ना, क्वेश्चन बोला है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो वही बोला उत्तर यहाँ पे, ठीक, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तब जो है लोहा मतलब आयरन दूसरे तत्व यानी कि दूसरे तत्व कौन हो जाएगा? कॉपर, कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है और इस प्रकार कॉपेट जो है कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो है वह बदल जाता है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे समीकरण देख लेते हैं, ठीक ना। क्या देख लेंगे? समीकरण, लोहा मतलब लोहे की कील, फिर Fe होता है आयरन, ठीक, इस आयरन को यहाँ पे किसके साथ? कॉपर सल्फेट के विलयन CuSO4, ठीक ना, CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है तो यहाँ पे जो है आयरन क्या करता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो कॉपर को विस्थापित करेगा तो किसके साथ रहेगा? यहाँ पे Fe जो है SO4 के साथ रहेगा, ठीक ना, और इसको जो है यहाँ पे कॉपर को विस्थापित कर देगा। जब कॉपर को विस्थापित कर देता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन का जो है यहाँ पे रंग बदल जाता है। आया समझ में? चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? ठीक, और रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक, क्वेश्चन बोल दिया यहाँ पे कि संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए यहाँ पे समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ पे क्या है। ठीक, चलिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्व के परमाणु की संख्या अभिकारक तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर होता है, ठीक ना, तत्वों के परमाणु संख्या के बराबर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है जानना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। यहाँ पे जो है जान लिए ना आपने संतुलित रासायनिक समीकरण की। दूसरी अगर भाषा में बोलें कि वह समीकरण जिसमें अभिकारक को अभिक्रिया के दोनों ओर यानी अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है, ठीक ना। अगर दूसरे शब्द में अगर यहाँ पे बोले, ठीक ना, अगर एक्स्ट्रा पेज में लेके आपको यहाँ पे न्यू पेज में अगर आपको बताएं समीकरण से आप बताएंगे तो फिर समझ लेंगे। जैसे कि H2 है, ठीक, और प्लस यहाँ पे O2 है, ठीक, अभिक्रिया करके बनाएगा H2, ठीक। तो यहाँ पे जो है
देखिए, यहाँ पे जो है कैसा समीकरण हो जाएगा? संतुलित होगा यहाँ पे? नहीं होगा, ठीक ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे H2 गो है, तो यहाँ H2 तो दे लिए, लेकिन ऑक्सीजन भी 2 है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 कहाँ है? यहाँ पे 1 ही है। तो हम यहाँ पे क्या देंगे? यहाँ दे देंगे 2। तो जब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो हाइड्रोजन कितना? 2 दूनी 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 देने के लिए यहाँ भी 2 देना, यानी कि इसको हम बोलेंगे अभिक्रिया की दर, जो रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक? ठीक, और यहाँ पे बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक? यानी कि अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं 2 तत्व, कौन-कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको हम बोलेंगे अभिकारक, ठीक? और जो अभिक्रिया में भाग लेके जो फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको बोल देंगे उत्पाद। तो यहाँ पे जो है संतुलित रासायनिक समीकरण जो है आप समझ गए। इस कैसा समीकरण हो गया? आप अब संतुलित हो गया। देखिए यहाँ पे इधर जो है 2 दूनी 4, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 2 से जो है गुना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया। समझ में आ गया कि संतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ पे क्या है। अब रासायनिक जो है समीकरण को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए जो है रासायनिक समीकरण का संतुलन होना आवश्यक है, ठीक ना? द्रव्यमान अगर जिसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना हो तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है, ठीक ना? यह द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का यहाँ पे कहलाता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए जो है यहाँ पे संतुलित किया जाता है। इसके अनुसार जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना हो, ठीक, तो वह निर्माण होता है और ना ही इसका विनाश होता है। तो यहाँ पे जो है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। चलिए यहाँ पे अगला यहाँ पे क्या बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो है रासायनिक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पे बोला है कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए जो है रासायनिक समीकरण का संतुलित होना आवश्यक होता है, ठीक। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहलाता है कि द्रव्यमान को ना तो निर्माण किया जा सकता और ना ही इसका विनाश किया जाता, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है, ठीक ना? ठीक। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आइए कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का जो है क्या अर्थ है, ठीक। उदाहरण दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक ना। पहला जो है ऊष्माक्षेपी है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में सबसे पहले यहाँ पे जाने कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी यहाँ पे उत्सर्जन होता है यानी निर्माण होता है, ठीक ना, उसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे समीकरण देख रहे हैं C+O2, CO2 प्लस में यहाँ पे ऊष्मा जो है ऊर्जा के रूप में यहाँ पे निर्माण होता है, उसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी, ठीक। उसी तरह अगर बोलेंगे ऊष्माशोषी की जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का जो है अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। ऊष्मा का जो है अवशोषण होता है, ठीक, यानी कि ऊष्मा का जो है अवशोषण होता है उसको हम बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक। समझ में आया? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या है, ठीक। चलिए आप जो है ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। जिन रासायनिक अभिक्रिया में जो है जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ जो है ऊष्मा का निर्माण होता है उसको हम बोलेंगे ऊष्माशोषी। और अ, जिस अभिक्रिया का निर्माण करने के लिए जो है ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम बोलेंगे ऊष्माशोषी, ठीक ना। जिस अभिक्रिया का निर्माण करने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक। चलिए अगला है शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? देखिए यहाँ पे कि शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि शोषण में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इसका यहाँ पे जो है ग्लूकोज का जो है ऑक्सीकरण होता है जिससे बड़ी मात्रा में जो है ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक ना। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं शोषण को जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज का है C6H12O6, ठीक।
इसमें जो है यहाँ पे जो है क्या होगा, O2 6O2 अभिक्रिया करके यहाँ पे बनेगा 6CO2 और फिर सी यहाँ पे जो है CO2 यहाँ पे बन गया, ठीक। उसके बाद बनेगा 6H2O और प्लस में क्या बनेगा, ऊर्जा। तो यहाँ पे जो है अभिक्रिया के साथ साथ ऊर्जा का भी निर्माण होता है, इसीलिए श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेप जो है क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया जानते हैं कि वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है, ठीक ना। तो वियोजन अभिक्रिया जो है एकल पदार्थ, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए Zn है, ठीक, और CO3 है, ठीक। यह एकल पदार्थ है, यह दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है, दो या दो से अधिक भागों में दो या दो से अधिक पदार्थ देता है, ठीक ना। यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ यहाँ पे देता है, तो इसको जो है यहाँ पे एक पदार्थ है यहाँ पे, ठीक, ZnCO3, यह जो है एक बनेगा ZnO प्लस CO2, ठीक। यहाँ पे एक पदार्थ से दो पदार्थ में वियोजित हो गया, ठीक ना। इसको हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पे जो है यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हो गया कौन सा, ई वियोजन अभिक्रिया का समीकरण हो गया, ठीक ना। यानी एक पदार्थ दो पदार्थ में विभाजित हो गया। और यहाँ पे जो है संयोजन अभिक्रिया अगर बोलेंगे CaO जो है प्लस H2O जो है, यह दोनों मिलके एक नया पदार्थ बनाएगा, ठीक ना, CaOH होल 2, ठीक ना। तो यहाँ पे दो पदार्थ से मिलके एक पदार्थ बनाएगा, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, संयोजन। और इसको वियोजन मतलब टूटना, वियोजन मतलब यानी एक पदार्थ टूटकर दो भागों में बनता है, उसको हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। इसीलिए जो है यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत यहाँ पे माना गया है, ठीक। चलिए अगला यहाँ पे 13 नंबर, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर क्या है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से जो है विस्थापित कर देता है, उसको हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट है ना, और यहाँ पे जिंक है, तो कॉपर सल्फेट जो है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट जो है यहाँ पे, ठीक, जिंक यहाँ पे है, ठीक। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, ठीक ना। और यहाँ पे जो है सल्फेट के विलयन में यहाँ पे सल्फेट के साथ यहाँ पे मिल गया, तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर को यहाँ पे विस्थापित कर दिया, इसको अकेला कर दिया। तो इसको यहाँ पे कौन सा बोलेंगे, विस्थापन। यानी कि वैसे अभिक्रिया जिसमें जो है एक किसी एक तत्व का यहाँ पे विस्थापित होता है, ठीक ना, उसको हम बोलेंगे एकल विस्थापन, ठीक। द्विविस्थापन में देखिए यहाँ पे दो तत्वों का जो है यहाँ पे विस्थापित होता है। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह, ठीक, समूह, ठीक, उसको जो है आपस में आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि ये जो है सोडियम जो है यहाँ पे सल्फेट है, ठीक ना, बेरियम क्लोराइड है यहाँ पे, तो Ba जो है इसके साथ आ गया, इसके साथ SO4 के साथ, और यहाँ पे सोडियम जो है यहाँ पे Cl2 के साथ हो गया, ठीक ना। सोडियम सॉरी Cl2 यहाँ पे क्लोरीन के साथ आ गया। तो यहाँ पे जो है दो आयनों का यहाँ पे आपस में अदला बदली हो रहा है, ठीक ना। यानी कि Na जो है यहाँ पे पहले SO4 के साथ था, बाद में किसके साथ आ गया, Cl के साथ। अब Ba जो है Cl2 के साथ था, यहाँ पे जो है Ba किसके साथ आ गया, SO4 के साथ। तो दो तत्व जो है आपस में आदान यानी आयनों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक ना, तो उसको हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक। यानी कि जिसमें विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व जिसमें अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे जो है दो तत्व अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं द्विविस्थापन में। चलिए अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दिए। अवक्षेपण अभिक्रिया देखिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो है जिसमें अविलय लवण प्राप्त होते हैं, उसे हम बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक ना। जैसे यहाँ पे समीकरण देख रहे हैं Na2CO3 CaCl2, तो यहाँ पे जो है CO3 और फिर यहाँ पे 2NaCl, ठीक ना। इसमें जो है अवक्षेप बनता है, ठीक ना, तो उसको हम बोलेंगे अवक्षेपण। वैसे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का प्राप्त होता है, उसे हम बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक। अवक्षेप अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक। चलिए यहाँ पे समीकरण से यहाँ पे पता चल गया, ठीक। चलिए यहाँ पे अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि
ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर जो है निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। उपचयन किसको बोलेंगे, अपचयन किसे बोले। उपचयन किसमें बोलेंगे कि ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का जो है यहाँ पे कमी होता है, उसको हम बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास, ठीक ना, उसको हम बोलेंगे उपचयन। और अपचयन में क्या होता है कि वैसे अभिक्रिया, ठीक ना, जिसमें जो है हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का यहाँ पे ह्रास होता है, उसको हम बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। दोनों एक दूसरे का जो है विपरीत है, ठीक ना। उपचयन में ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन घटेगा। उपचयन में ऑक्सीजन जो है इसका योग होगा और हाइड्रोजन की यहाँ पे कमी आएगी, गिरावट आएगा, ठीक ना। और अपचयन में क्या होगा, यानी ऑक्सीजन का जो यहाँ पे ह्रास होगा और हाइड्रोजन का यहाँ पे वृद्धि होगा, ठीक। उसको हम बोलेंगे अपचयन, ठीक। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए। अपचयन के भी बारे में बताया है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जो है ह्रास मतलब कमी और हाइड्रोजन का जो है यहाँ पे योग होता है, उसको हम बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया, ठीक ना। चलिए, समझ में आया, ठीक, समझ में आया। इसका अगर यहाँ पे जो है समीकरण अगर यानी लिखना चाहें तो यहाँ पे जो है लिख सकते हैं, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तु को देखिए, यहाँ पे एक आदमी जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है ना। कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे दिया है कि लोहे की वस्तु को लोहे की वस्तु को पेंट किया जाता है क्योंकि यह उनमें जंग लगने से क्या करता है, रोकता है, ठीक। अब पेंट करने पर जो है नमी और वायु से लोहे का संपर्क टूट जाता है और इस प्रकार जो है यह जंग नहीं लगता, इसीलिए हम लोहे की वस्तु पर हम पेंट करते हैं ना। चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे बोला है कि खाद्य सामग्रियों को संग्रहित करने वाले थैलियों में जो है ऑक्सीजन को हटाकर यानी निकालकर उसमें नाइट्रोजन जो है जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि उसमें जो है उसका उपचयन ना हो सके, ठीक। जैसे यहाँ पे जो है चिप्स यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक ना, लेस। तो इसमें जो है यहाँ पे ऑक्सीजन को निकालकर इसमें कौन सा गैस यहाँ पे भरा होता है, नाइट्रोजन, जो कि पैकेट फुला हुआ रहता है अंदर से, ठीक ना। आप खाए होंगे तो जब इसको इसको फाड़ते होंगे तो यहाँ पे अंदर से जो है यहाँ पे बाहर से फुला हुआ रहता है, जब इसको फाड़ते हैं तो पूरा ही पचक जाता है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस, ठीक। चलिए, अगला है यहाँ पे कि निम्न पदों का वर्णन दीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण यहाँ पे देखिए। संक्षारण का जो है और विपरीत गंधता। संक्षारण किसको बोलेंगे, देखिए यहाँ पे उत्तर यहाँ पे दिया है कि संक्षारण जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आते हैं तो वह जो है संक्षारित हो जाती है, ठीक ना, संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो संक्षारित हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे संक्षारण। और चांदी के ऊपर काली परत होता है, जब चांदी पर संक्षारण यानी जब चांदी पर जंग लगता है, संक्षारण होता है चांदी, तो उस पर जो काली परत यानी पड़ जाता है, ठीक। और जब तांबे के ऊपर जो है यहाँ पे हरी परत चढ़ जाता है, जब तांबे पर जो है यहाँ पे संक्षारण होगा, जब तांबे का संक्षारण होगा तो उसके ऊपर कैसा यहाँ परत होता है, हरा परत यहाँ पे चढ़ जाता है, ठीक ना। चलिए, संचारण समझ गए। अब विपरीत गंधता यहाँ पे समझते हैं लास्ट यहाँ पे। विपरीत गंधता क्या है कि वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसमें जो है प्रयुक्त तेल और वसा उपचयित होकर जो है विपरीत गंधिता हो जाते हैं, ठीक ना। जैसे कि मक्खन को लंबे समय तक खुला छोड़ने पर उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तित हो जाती है, उसको हम बोलेंगे विपरीत गंधता। जब कोई भी वसायुक्त अथवा या फिर तेलयुक्त जो है खाद्य सामग्री है, खाने वाला जो है चीज़ है, उसको लंबे समय तक वहाँ पे रखा जाता है तो उसमें जो है तेल और वसा से जो है उपचयित होकर वह क्या हो जाता है, गंध करने लगता है, उसको हम बोलेंगे विपरीत गंधता, ठीक। जो है लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए, यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।